नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। चार धाम में बर्फबारी की चेतावनी, यात्री सोनप्रयाग में रोके। नकल विरोधी विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। जंगलात के साथ सरकारी जमीनों के कब्जे भी हटेंगे। देहरादून आड़त बाजार के व्यापारियों से एमडीडीए ने भरवाए सहमति पत्र। संविदा से नियमित हुए कर्मियों पर जल्द लागू होने जा रहा है कानून। मौलिक नियुक्ति से पूर्व की सेवा पर पेंशन नहीं। करोड़ों खर्च करने के बाद भी पानी न पहुंचने पर जवाब तलब। छात्रवृत्ति घोटाले में शिक्षण संस्थान की 5.06 करोड़ की संपत्ति अटैच। हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों का कुछ रोका। हेमकुंड तक बर्फ हटाकर सेना ने रास्ता खोला। वन निगम को भी वन विभाग की तरह मुकदमे के अधिकार मिले। नैनीताल से अल्मोड़ा तक जाम के झाम से निपटने को 3 प्लान। उपनल में नौकरी 1 मिनट इंतजार में 1.5 लाख लोग खड़े। नव नियुक्त 3 न्यायाधीशों ने ले ली शपथ। उत्तराखंड में मोटे अनाज की मांग लगातार बढ़ रही है और उत्पाद घटा। देहरादून मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज से मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की। पहाड़ में मौसम ज्यादा खराब होने की संभावना को देखते हुए बारिश, ओलावृष्टि और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान चारों धामों में से 2 से 3 फीट तक बर्फबारी की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने शुक्रवार सुबह 11:30 बजे के बाद यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया। सामान्य दिनों में 12 बजे तक यात्री सोनप्रयाग में रुके जाते थे। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने वीडियो पर संदेश पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि 29 अप्रैल से 3 मई तक पहाड़ पर हल्की से मध्यम बारिश, ओलावृष्टि, आंधी और 3,500 मीटर से ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक चारधाम में 30 अप्रैल से बर्फबारी की संभावना है। चारधाम में बर्फबारी 2 से 3 फीट तक हो सकती है। देहरादून धामी सरकार ने नकल विरोधी कानून को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। आज औपचारिक अधिसूचना के साथ ही यह विधिवत का रूप ले लेगा। गैरसैंण में मार्च में बजट सत्र में सरकार उत्तराखंड प्रतियोगिता परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय विधेयक 2023 लाई थी। करीब महीने भर तक विधेयक का कानूनी परीक्षण करने के बाद राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने इसे मंजूरी दे दी है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन ने बताया कि राज्यपाल की अनुमति के बाद विधेयक को विधायी विभाग को भेज दिया जाएगा। देहरादून वन भूमि के बाद अब दूसरी सरकारी जमीन पर हुई कब्जों को लेकर भी सरकार सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद गृह विभाग ने इसके लिए प्रदेश स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश देते हुए एडीजी कानून व्यवस्था को इसका नोडल अधिकारी नियुक्त किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को गृह विभाग को पुलिस के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था और चारधाम यात्री तैयारी को लेकर बैठक की। बैठक में सरकारी जमीन पर हुई कब्जों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के साथ ही सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने और इसके लिए प्रदेश स्तर पर एडीजी कानून व्यवस्था को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए। उन्होंने चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ ही दुर्घटना या आपदा की स्थिति में एसडीआरएफ को चौकन्ना रखने को कहा है। प्रदेश में वन विभाग पहले वन भूमि पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान छेड़े हुए। अब सीएम ने इस शहरों और गाँव में अन्य तरह की सरकारी भूमि में हुए अतिक्रमण को भी शामिल करने को कहा है। देहरादून एमडीडीए की ओर से आड़त बाजार गांधी रोड चौड़ीकरण के विस्थापन पुनर्वास का संशोधित प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। सहारनपुर रोड से तहसील चौक तक 2.5 किलोमीटर सड़क को 24 मीटर तक चौड़ा करना है, जिसके लिए एमडीए 145 करोड़ रुपए का बजट मंजूर कर चुका है। मौजूदा समय में ज्यादातर हिस्सों में सड़क 15 से 18 मीटर तक ही चौड़े। प्रभावित व्यापारियों को हरिद्वार बाईपास से सटे देहरा खास में शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे लेआउट एमडीए तैयार कर रहा है। देहरादून राज्य में पेंशन लाभ के लिए अधिकारी सेवाओं की गणना कर्मचारी की मौलिक नियुक्ति की तारीख से मानी कि पूर्व चतुर्थ तदर्थ संविदा आउटसोर्स दैनिक आधार पर ही की गई सेवाओं को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। इस व्यवस्था को जियो के जरिए जल्दी कानून का रूप मिलने जा रहा है। सरकार ने पेंशन को लेकर पास किए उत्तराखंड पेंशन हेतु अधिकारी सेवा तथा विनियमीकरण विधेयक 2022 के लागू होने पर व्यवस्था पिछले आदेशों पर भी लागू होगी। गैरसैंण बजट सत्र में पारित विधेयक का राजभवन परीक्षण कर रहा है। राजभवन ने वित्त विभाग ने विधेयक को लेकर कुछ पुराने जीओ भी मांगे। इस विधेयक के जल्द पारित होने की उम्मीद की जा रही है। वर्तमान में करीब 1500 कर्मचारी इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालिया कुछ वर्षों में लोक निर्माण, सिंचाई, पेयजल समेत कुछ विभागों में अस्थायी रूप से स्थायी हुए कर्मचारी ने पूर्व की सेवाओं के आधार पर पेंशन का लाभ देने की मांग की थी। पेंशन के लाभ के लिए कम से कम 10 साल की नियमित सेवा अनिवार्य है, लेकिन 3 से 4 साल की स्थायी सेवा वाले कर्मियों ने अपने पूर्व के 10 से 15 साल के अस्थायी सेवाओं को पेंशन के लिए जोड़ने की मांग की। इस मामले में कोर्ट केस में फैसले कार्यवाही कर्मचारियों के पक्ष में आई, जिसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। कार्मिकों को पेंशन के भार को बढ़ता देख पिछले साल 14 नवंबर को कैबिनेट
बैठक में पेंशन के मानक तय करने के लिए कानून बनाने का निर्णय लिया गया था। देहरादून पेयजल योजना में करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी जनता को पानी न मिलने के मामले को मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गंभीरता से लेते हुए पेयजल विभाग से जवाब तलब किया है, जिसके बाद पेयजल विभाग के अफसर दिन भर योजना में गड़बड़ी पानी नहीं पहुंचने के कारण अब भविष्य की तैयारी को लेकर जवाब जुटाने में जुटे रहे। अखबार हिंदुस्तान ने शुक्रवार के अंक में इस बात को प्रमुखता से छापा था। पेयजल निगम के गड़बड़ झाले का विस्तार से खुलासा किया था। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने शुक्रवार को ही विभागीय अफसरों को लिखित से स्पष्ट ब्यौरा देने के निर्देश दे दिए, जिसे अधिकारियों को खलबली मच के देहरादून से लेकर संबंधित जिलों में बैठे इंजीनियर की फोन गनगनाने शुरू हुई थी। टेहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा समेत कई जिलों से ब्यौरा जुटाया गया। पेयजल निगम ने इन जिलों में वर्षों पहले करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर योजनाएं तैयार की, पर इसमें जनता को पानी नहीं मिला। ये योजना पर अब दोबारा करोड़ों रुपए खर्च करने की तैयारी है। कई योजनाओं पर तो दोबारा बजट खर्च भी कर दिया गया। उधर जल निगम के एमडी उदय राज ने बताया कि उत्तरकाशी की योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया। लोगों को जल्द पानी मिलने लगेगा। साथ ही सभी योजनाओं की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा शीघ्र ही मुख्य सचिव के समक्ष रखा जाएगा। देहरादून राज्य के बहुचर्चित छात्रवृत्ति घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हरिद्वार जिले के एक कॉलेज की संपत्ति अटैच कर दी है। ईडी की कार्रवाई आरती चैरिटेबल एजुकेशन ट्रस्ट के खिलाफ हुई है। यह ट्रस्ट अमृत ग्रुप ऑफ कॉलेज चलाता रुड़की में कुल इसकी 5.06 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है। ईडी अब तक 3 कॉलेजों को 12 करोड़ से अधिक संपत्ति अटैच कर चुके हैं। वर्ष 2012 से 15 तक प्राइवेट शिक्षण संस्थानों ने समाज कल्याण विभाग के अफसरों के साथ मिलकर छात्रवृत्ति की रकम दर बांट की थी। शुरुआत में घोटाला 200 करोड़ से अधिक का पाया गया। इस सोसाइटी ने जांच की तो शिक्षण संस्थान के मालिकान और अधिकारियों के खिलाफ 100 से भी अधिक मुकदमे दर्ज किए। इनमें पिछले दिनों एसआईटी चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भी जांच शुरू की थी। ईडी ने 50 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों को नोटिस भेजा था, जिसने देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, हरियाणा, हिमाचल के शिक्षण संस्थान शामिल थे। बताया जा रहा है कि कॉलेज के मालिकों ने छात्रवृत्ति के रूप में आई रकम से कई संपत्तियां खरीदी थी। देहरादून विभिन्न स्थानों से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शुक्रवार को सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया। प्रदर्शनकारियों ने रिक्त पदों पर समायोजन के साथ सीधी भर्ती में 10% आरक्षण की मांग उठाई। हालांकि 2 मई को सीएम से वार्ता का समय मिलने के बाद वो वापस लौट आए। दरअसल विभिन्न स्थानों से करीब 1600 कर्मचारी हटाए गए। दूसरी तरफ कर्मचारियों की कमी से अस्पताल की व्यवस्था गड़बड़ा रही। स्टेट फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर यूनियन के अध्यक्ष संजय कोरंगा ने कहा कि उन्हें कई बार आश्वासन मिला है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही। अब वो उग्र आंदोलन पर मजबूर है। अस्पतालों में रिक्त पदों में समायोजन में सुस्ती बरती जा रही है। चतुर्थ श्रेणी वार्ड बॉय के पदों का सृजन नहीं हो पा रहा, जबकि कोविड काल में उन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया था। अब सीधी भर्ती में 10% आरक्षण मिलना चाहिए। इस दौरान आकाश रावत, रविंद्र बिश, अभिषेक ठाकुर, सौरभ मनोड़ी, शर्मिला मंजू, सुषमा आदि मौजूद रही। जोशीमठ आगामी 20 मई से सिखों के तीर्थ हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने जा रही है। सेना ने हेमकुंड तक बर्फ हटाकर रास्ता बना लिया। अब इसे चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। 418 इंजीनियरिंग सेना का दल 35 जवान यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने में लगे हुए हैं, जिनका नेतृत्व हरदल मलकीत सिंह व हर सेवक सिंह कर रहे हैं। सेना का दल 20 अप्रैल को गोविंद घाट में घांगरिया पहुंचा। वह 8 दिनों में इस दल ने घांगरिया से हेमकुंड तक 5 किलोमीटर पैदल मार्ग से हल्की बर्फ साफ कर दी है। वहीं अटला कोटी में पसरे हुए 15 फीट से अधिक ऊंचे हिमखंडों के बीच 4 फीट चौड़ा रास्ता बनाया गया है। सेना के इस दल के साथ 11 सेवादारों का दल सरदार गुरनाम सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को दोपहर बाद हेमकुंड पहुंच गया। सेवादारों का यह दल शनिवार से हेमकुंड के नीचे की ओर उतरकर पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम शुरू करेगा। गोविंद घाट गुरुद्वारा के प्रमुख शिवा सिंह ने बताया कि पैदल मार्ग यात्रा में अभी भी भारी बर्फबारी मौजूद है। सेना के जवानों व सेवादारों ने बर्फ काटकर हल्का पैदल मार्ग तैयार कर लिया। अब मार्ग से बर्फ व ग्लेशियर को काटकर रास्ता चौड़ा किया जाएगा। मौसम के कारण मार्ग से बर्फ हटाने में काफी परेशानी हो रही है। देहरादून वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मुख्यालय में वन विकास निगम के अफसरों के साथ कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने वन निगम व वन विभाग के बीच कोऑर्डिनेटर बनाने सहित कई निर्देश दिए। इस दौरान वन निगम की ओर से मांग रखी कि वन विभाग की तरफ खनन रोकने या अनियमितता होने में मुकदमे का अधिकार दिया जाए। इस पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आरएम टेहरी आकाश वर्मा ने फील्ड कर्मियों की कमी से लैंगिंग और विपणन तथा खनन कार्य बाधित होने की बात कही। वही मांग भी रखी कि चुगान क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों को रोकथाम के लिए गश्ती दल उपलब्ध कराया जाए। इस बैठक में मंत्री ने कहा कि आम जनता की समस्या को देखते हुए सड़क निर्माण में बाधक पेड़ों का निस्तारण किया जाए। कर्मचारियों की भर्ती मामले में अध्यक्ष सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के अधियाचन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करने को भी कहा जाए। हल्द्वानी गर्मी बढ़ने के साथ नैनीताल समेत तमाम पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों में भीड़ भी बढ़ने लगी है, जिससे सड़कों में वाहनों का दबाव अधिक होने से आए दिन जाम लग जा रहा है। हल्द्वानी
खासतौर पर वीकेंड में दिक्कत और अधिक बढ़ जा रही है। हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक और भीमताल भवाली से लेकर कैंचीधाम तक जाम लग रखा है। पुलिस प्रशासन को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और अधिक संख्या में पर्यटक नैनीताल कैंचीधाम पहुंचेंगे, इसलिए पुख्ता यातायात व्यवस्था के लिए आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने प्लान ए और बी और सी तैयार किया है। मल्लीताल में पार्किंग के लिए अशोका पार्किंग में 90 वाहन, डीएससी 350, अंडा मार्केट पार्किंग में 60, मेट्रोपोल पार्किंग में 350, वहीं भवाली में कैंचीधाम परिसर में 180 वाहन, धाम से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे 150 वाहन, अल्मोड़ा मार्ग में 1.5 किलोमीटर दूर 50 वाहन, भवाली के रामकिला मैदान में 280 वाहन, भवाली सैनिटोरियम के पास अर्ध निर्मित पार्किंग में 300 वाहनों के लिए व्यवस्था बनाई गई है। हल्द्वानी शहर में स्ट्रीट लाइट खराब होने का मुद्दा गरमा रहा है। शुक्रवार को मामले को लेकर वार्ड 36 और 37 के लोगों ने अपने पार्षदों के साथ नगर निगम दफ्तर में जोरदार प्रदर्शन किया। अधिकारी पर अनदेखी का आरोप लगाए हुए क्षेत्र की लाइटें खराब होने और पति के साथ अभद्रता का आरोप लगा हुआ वार्ड 10 की पार्षद अनुराधा नेगी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पति से जब सफाई नायक से बदहाल सफाई व्यवस्था की शिकायत की तो इसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। नगर निगम के वार्ड 37 के पार्षद प्रतिनिधि हरदेश कुमार और वार्ड 36 के वीरेंद्र बिष्ट की अगुवाई में 2 वार्डों के 1 दर्जन से अधिक लोग शुक्रवार सुबह नगर निगम कार्यालय पहुंचे। लोगों ने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। आरोप लगाया कि निगम ने जिस कंपनी को स्ट्रीट लाइट के देखरेख का जिम्मा दिया है वो काम में दिलचस्पी नहीं ले रहा। टोल फ्री नंबर शिकायत करने पर के बावजूद समाधान नहीं हो पा रहा, जबकि वार्डों में लंबे समय से स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी, जिससे रात के समय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वार्डों की सीमाओं पर नई स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग उठाई है। प्रदर्शन के बाद सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों में अलका भावना रावत, देवेंद्र बिष्ट, मनीष पंकज, नीतीश कुमार, रवि आर्य आदि मौजूद रहे। हल्द्वानी समाज के पुनर्गठन समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्टों का आंदोलन 5वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के 5वें दिन फार्मासिस्टों ने सीएम कैंप दफ्तर में धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने नहीं मानने पर 1 मई से फार्मासिस्ट 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शून्य करने को कहा है। आंदोलन के तहत शुक्रवार को डिप्लोमा फार्मासिस्ट सीएमओ कैंप दफ्तर में जमा हुए, जहां उन्होंने धरना प्रदर्शन कर सीएमओ के माध्यम से शासन के अधिकारियों का ज्ञापन भेजा। तय किया कि मांगों की पूरा न होने पर 1 से 6 मई तक सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे का कार्य बहिष्कार शुरू किया जाएगा। एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री RS एरी ने कहा कि समग्र पुनर्गठन की मांग को लेकर डिप्लोमा फार्मासिस्ट 22 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन शासन स्तर पर इनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जिसके चलते फार्मासिस्ट आंदोलन के मजबूर हुए। रिक्त पदों को भरने, फार्मासिस्ट के पदों को बढ़ाने, सीएमओ के अधीन 63 फार्मासिस्ट के पदों को क्रियाशील करने और 10 वर्ष की सेवा के बाद प्रथम ACC निर्धारित करने, 8 वर्ष में भंग राज्य फार्मेसी काउंसिल के चुनाव कराने हेतु केंद्र की तरफ से % केयर भत्ता देने आदि की मांग को लेकर आंदोलित हैं। KR आर्या, नंदन गोस्वामी, अनके आजाद, MC वर्मा, जगदीश टमटा, MM जोशी, विप्लव वर्मा, DS कोठारी, KS गढ़िया, कमल आर्य, मंजू संगीता, दीप्ति मनोज जोशी आदि मौजूद रहे। नैनीताल हाईकोर्ट के नवनियुक्त 3 न्यायाधीश राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक RC शर्मा ने शुक्रवार को औपचारिक पदभार ग्रहण कर लिया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हाईकोर्ट में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार मंगल की ओर से राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति पत्र, केंद्रीय निधि एवं न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन, राज्यपाल की ओर से मुख्य न्यायाधीश को शपथ के लिए अधिकृत करने संबंधी पत्र का वाचन किया। इसके बाद तीनों नवनियुक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। रजिस्ट्रार जनरल को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघवी की ओर से रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार मंगल को रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब न्यायालय में कुल 11 पदों के सापेक्ष न्यायाधीशों की संख्या 8 हो गई। नवनियुक्त न्यायाधीशों के परिजन भी कोर्ट परिसर में पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। अधिवक्ताओं ने न्यायाधीशों से भेंट की।